नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक और वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें आज मैं एक और खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। आज हमारे बीच में है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 55 साल अपने जीवन के भारत की राजनीति को दिए, जिन्हें 55 साल से अधिक समय का भारत की राजनीति का तजुर्बा है और दुनिया के अलग अलग देशों में भी उन्होंने भारत को प्रतिनिधित्व किया है, भारत का रिप्रेजेंटेशन किया है, भारत के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। जैसा कि मैं जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ और मैंने पहले भी बताया था मेरे चैनल पर, जो लोग भी राजनीति सीख रहे हैं या जो यंग लोग राजनीति में आना चाहते हैं, उन्हें ऐसे लोगों से मिलवाया जाए, ऐसे हीरो से मिलवाया जाए जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं हम सबकी दुआएं, हम सबका सपोर्ट, और जिन्हें जनता के बीच में आना चाहिए, जिन्होंने अच्छा काम किया है, जो देश की एकता अखंडता के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत की राजनीति को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में ऐसे ही शख्सियत मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूं। हमारे बीच में है मोहम्मद अदीब साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद भी रहे हैं और अभी इस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस चर्चा में जैसा कि लाखों लोग मुझे फॉलो करते हैं और हम लोग पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देने का, गाइड करने का काम कर रहे हैं, यंग जनरेशन को ट्रेन कर रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा भारत की राजनीति के बारे में। ज़रूर। सबसे पहली चीज़ तो आप अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि लोग आपको जान पाए। मैं तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं कि ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है कि नौजवान बच्चों को जो सियासत के शौकीन हैं या सियासत में जाना चाहते हैं या मुल्क की फ़िक्र करते हैं, उनको अपनी तारीख़ मालूम होनी चाहिए। अच्छी कोशिश है, इसलिए कि मैंने जो समझा है कि आप एक नौजवान पीढ़ी तैयार कर रहे हैं इस देश को बचाने की। मैं अपने तारुफ में ये बताऊं कि मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सन 62 में गया था। वहाँ से मैंने मास्टर्स किया और पॉलिटिकली एक्टिव हुआ वहाँ की यूनियन से। उस वक़्त हिंदुस्तान में जो लीडरशिप पैदा होती थी वो डिबेट से होती थी। यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट होती थी, इश्यूज़ पे बात होती थी, आइडियोलॉजी पे सियासत होती थी जी। और मैं इसमें इन्वॉल्व था। 1964 में मैं वहाँ की कैबिनेट में इलेक्ट हुआ और ये भी आप बड़ा ताज्जुब है कि 2 साल के बाद 96 में मैं वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना और 96-97 मैंने प्रेसिडेंट और एक्टिंग प्रेसिडेंट के हैसियत से वहाँ काम किया, यूनियन का काम संभाला। 97-98 के सेशन में मैं फिर इलेक्शन में खड़ा हुआ और मैं अनअपोज प्रेसिडेंट हुआ, जो वहाँ की 100 साल तारीख का एक रिकॉर्ड है। कभी उससे पहले नहीं हुआ था? उससे पहले जाकिर साहब 1920 में प्रेसिडेंट हुए थे। नहीं सर। और एक तरह से पूछिए तो मैं 2 साल अनअपोज रहा, क्योंकि जब मैं एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट था वो भी अनअपोज था, जब प्रेसिडेंट था वो भी अनअपोज था, कैबिनेट में गया तो वो भी अनअपोज था और ये फिर किस्मत यहाँ तक लाई कि जब राज्यसभा में आया तो वहाँ भी अनअपोज था। ये तो एक किस्मत की बात है। लेकिन वो दौर जो था, हम लोग, मुझे याद है कि जब मैं अलीगढ़ का प्रेसिडेंट बना तो मैं पहला प्रेसिडेंट था जो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया। उस वक्त तस्वुर ये था, हिंदुस्तान की 3 यूनिवर्सिटियों की बड़ी अहमियत थी बिलखुसूस कल्चर के एतबार से। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और शांति निकेतन। इन 3 यूनिवर्सिटियों की एक अलग अहमियत थी जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म और हिंदुस्तान के तसव्वुर को कायम किए हुए थी। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वजूद में नहीं आई थी, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटियों में मद्रास की यूनिवर्सिटी थी, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी थी और उससे चंद साल पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी भी बहुत अहम यूनिवर्सिटी थी। वहाँ भी बड़ी लंबी लंबी तहरीकें चली। ये यूनिवर्सिटी से निकले हुए नौजवान लड़के थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो मैंने वो दौर देखा है जिन लोगों ने इस मुल्क की कुर्बानी की थी, उनका आखिरी दौर देखा। बदनसीबी से जो आज की लीडरशिप है यूथ की, उसने सिर्फ दौलत कमाने का एक मशीन समझ ली है या समाज में अपने को ऊंचा करने की या अपनी हैसियत बनाने की। तो ये जो सियासी गैप हुआ है,
ये वो हिंदुस्तान उस रुख पे नहीं जा रहा है जिसका तसव्वुर गांधी ने किया था और जिस पे अमल नेहरू और आज़ाद, पटेल और अम्बेडकर ने किया था। तो मेरा पहला सवाल इसी से रिलेटेड है कि अभी मोटे तौर पर सिर्फ यही बदला है कि लोग कमर्शलाइज हो गए हैं या पैसा कमाने राजनीति में आ रहे हैं, या कोई और भी बदलाव आया है, कोई ऐसी चीज जो आपको लगेगी? देखिए, मैं अपने बचपन के दौर की बात बताता हूँ। मैं पैदा तो हुआ गुलाम हिंदुस्तान में, सन 45 में मेरी पैदाइश है, लेकिन होश संभाला आज़ाद हिंदुस्तान में। फिर अर्ली 50s में जब मैं स्कूल में जाता था तो अक्सर मुझे बच्चे कहते थे, भाई तुम्हारा तो पाकिस्तान बन गया, तुम यहाँ क्यों रहते हो? अच्छा, स्कूल के बच्चे। और मैं आके अपने पेरेंट्स से, अपनी माँ से कहता था, ये क्या हुआ है, मुझे क्या कहा? तो मेरी माँ मुझे समझाती थी कि बेटा, हम लोग कट्टरपंथी मुस्लिम मुल्क में नहीं गएंगे, हम हिंदुस्तान की सियासी जो सांझी विरासत है हमने उसको अडॉप्ट किया है। हमने जिना को ठुकराया है, गांधी को अपनाया है, ये मुल्क हमारा है। ये चीज़ मेरे जिस्म में थी कि मेरा मुल्क दुनिया की एक शान है जो आज भी कायम है। लेकिन अब मैं खौफजदा हूँ। अब जो चेंज आया है, जो नफ़रत का चेंज आया है, यानी देखिए जिस वक्त नेहरू ने हुकूमत संभाली तो कितने मुश्किल वक्त में संभाली, लेकिन उन्होंने कैसे इसको मैनेज किया और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। मैं एक सिंपल बात आपसे करता हूँ। एक बड़ा नारा लगता है आज के दौर में कि नेहरू ने मुल्क तबाह कर दिया, नेहरू होते तो ये हो जाता, और सरदार पटेल होते। नेहरू के हर फैसले में सरदार भी होते थे, सभी होते थे। और सरदार का नाम ऐसे ले रहे हैं कि जैसे उसने इन पे बड़ी इनायत की हो। सरदार ने तो इनको जेल में बंद किया। मैं कहता हूँ काश कोई ऐसा सरदार आ जाए जो फिर बैन लगा दे। अब कोई ऐसा सरदार है नहीं जिसमें हिम्मत हो इनको डालने की। लेकिन मैं एक बड़ी बुनियादी बात आपसे कहता हूँ, मैं आपके चैनल के ज़रिए उन लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि अगर सरदार, हम हिंदू राष्ट्र हमें बनाना चाहिए था। देखिए, एक हक़ाइक़ ये है कि हिस्ट्री, अब ये लोग तारीख़ पढ़ते नहीं हैं। जिना को 38% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया और जिना को ठुकराया मुसलमानों ने। अगर नेहरू ये कह देते, गांधी जी को तो मार ही दिया था, तो वो बंदिश ख़त्म हो गई थी। नेहरू के पास लेगेसी थी जो गांधी की जो कायम किए हुए थे। लेकिन अगर वो इन लोगों की सरवारकर की बात मान लेते और इसको हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देते, या उस वक्त जब जिना ने ये नारा लगाया, अगर ये हिंदू स्टेट डिक्लेयर हो जाता तो ये 38% मुसलमान हिंदू स्टेट में नहीं रहते, ये जिना के साथ चले जाते, जिन्होंने उनको जिना को सपोर्ट नहीं किया। उलमा कराम, मौलाना आज़ाद सेकुलर हिंदुस्तान के लिए जिना से हटे थे। अगर हिंदू स्टेट कहते तो वो भी वहीं जाते। अगर वो वहाँ जाते तो उस वक्त 40% मुसलमान थे, तो ये पाकिस्तान लाहौर तक नहीं बनता, लखनऊ तक बनता कम से कम। ये इन कम अलकों की समझ में नहीं आता कि नेहरू ने कितना बड़ा एहसान किया इस मुल्क पर। और अगर ये हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर देते सरवार करके कहने पर या गुलजार करके, तो ये सिख जो खालिस्तान मांग रहे थे हैं, ये उसी वक्त ले लिया होता। वो ताराचंद नहीं जी, ताराचंद ने कहा भी था मुझे अलग दो। और जो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियंस हैं वो भी फिर वो हिंदू राष्ट्र में नहीं आते। और आपको पता ही है कि आज़ादी के बाद फौरन ही अन्ना दुराई खड़े हो गए थे तमिलनाडु में कि हमारा स्टेट अलग करो। इन कम अकलों को तारीख का अंदाज़ा नहीं है। देखिए, इस मुल्क के जो माहौल बदला है वो 2014 से बदला, और 14 से यूं बदला कि मोदी और आरएसएस ने एक फैसला किया कि माइनस मुसलमान हाकिम बना जाए। कि उससे पहले हर पार्टी का ये कॉन्सेप्ट था कि भाई माइनॉरिटी को, ख़ासतौर से मुसलमानों को तंग मत करो, मिला के चलो। और मुसलमान भी इसी में खुश था कि भाई हम हिस्सेदार हैं, हिंदू भाई हमारा बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं और हम छोटे भाई हैं, हम उनके साथ रहेंगे।
2014 में जब मोदी साहब ने इलेक्शन का संभाला तो एक नारा दिया, सबका विकास सबका विश्वास। कांग्रेस का जो यूपीए 2 का जो टर्म है वो टर्मोइल में था, क्योंकि वो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, ऐसे लीडरों के हाथ में आ गया था जो अंग्रेजी बोलते थे, टेलीविज़न पे डिबेट करते थे, ग्रास रूट पे जाते नहीं थे। पैसे कमाने का उनके अंदर एक जज्बा था कि पैसा कमाया जाएगा। नहीं, मतलब मैं आपको यहाँ रुकूंगा। आप कांग्रेस से रहे और आप ये बात बोल रहे हैं कांग्रेस के? मैं आज भी कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। मैं कांग्रेसी हूँ। दो ही आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं जी, मैं उसका मेंबर नहीं हूँ। वजह क्या है, राणा साहब के चौधरी साहब की मामला यह है कि आइडियोलॉजी क्या थी। एक आइडियोलॉजी थी गोलवलकर की, एक आइडियोलॉजी थी गांधी की। हमने गांधी की आइडियोलॉजी को माना था, हम कैसे छोड़ दें उसको। हमें तकलीफ होती है जब कांग्रेस हारती है या अपनी हरकतें करती है, हमारा दिल बैठ जाता है। हमारे ऐसे वो सारे लोग जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, वो सरेंडर कर दिया उन्होंने। नहीं, तो आपके हिसाब से क्या वर्तमान जो कांग्रेस है, क्या वो गांधी के विचारों पर नहीं है? कॉम्प्रोमाइज किया उन्होंने शुरू से। वजह क्या है, जिस वक्त नेहरू के खिलाफ आवाज़ खड़ी हुई और नेहरू के खिलाफ किताबों से नाम निकाला गया और नेहरू की लाइब्रेरी पे कब्जा किया गया और नेहरू को विलन साबित किया गया, कोई कांग्रेसी सड़क पे नहीं आया। अरे आवाज तो लगाते, हम जान देने को तैयार थे। क्यों नहीं आया? कोई कारण, कोई खास वजह हो सकती है? बस किस्सा यह है कि आज अगर आप आज मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ बोल दीजिए तो आपके खिलाफ सब खड़े हो जाएंगे। जो बाबा हिंदुस्तान है, जिसने गांधी के उस ख्वाब को अमली जामा पहना दिया। देखिए 50s में हिंदुस्तान गरीब भिखारी मुल्क था, लेकिन दुनिया में उसकी हैसियत क्या थी। फॉरेन पॉलिसी ले लीजिए, हिंदुस्तान एक नया मुल्क बना था जिसकी सारी दौलत लूट के अंग्रेज चले गए थे, उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने नॉन अलाइंड कंट्रीज क्रिएट किया वर्ल्ड वॉर के बाद, टीटू और यासिर के साथ, और अमेरिका और रशिया दोनों के उनके पीछे भागने लगे। एक फॉरेन पॉलिसी ये बनाई। आज का लीडर क्या कर रहा है, 10-10 लाख के सूट पहन के दौड़ दौड़ के भाग रहा है, कह रहा कि हमने हुकूमत बना ली, हम फॉरेन पॉलिसी है। ये जाहिल लोग हैं। नेहरू को आप अंदाजा। मैं वापस उसी सवाल पर आता हूं कि वर्तमान कांग्रेस गांधी के विचारों पर नहीं है क्या? आप ऐसा बोल रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। किस आधार पर? नहीं, उस पर अमल नहीं करते है। तो वो देखिए है, मैंने अभी सोनिया जी को खत लिखा है और मैंने उनको लिखा खत में कि नेहरू के बाद पहला लीडर आया राजीव गांधी, जिसने आरएसएस से डायरेक्ट हेड ऑन लिया है। हम लोग बहुत खुश हुए। गांधी नेहरू आजाद की लड़ाई आइडियोलॉजी की लड़ाई थी। नहीं तो राजीव जी तो अब देखिए उन्होंने लिया स्टैंड और हमने उनकी तारीफ की, बयान दिए, जितना हमारी आवाज थी वहां तक गई। फिर कह दिया कि राहुल गांधी शिव भक्त हैं। अच्छा, आप राजीव जी की नहीं, राहुल गांधी जी की तो अब देखिए उनकी पार्टी ने क्या किया कि शिव भक्त बना दिया, यानी उस पाले में ले गए जो बीजेपी चाहता था, मजहबी। आप देखिए कि गांधी सिर्फ एक बार जो थे वो गुजरात के जो मंदिर था, जो बड़ा, वहाँ गए वो सोमनाथ। उनका भाई यहाँ बड़ा, उसके बाद वो मंदिर नहीं गए। और आपको पता है कि गांधी से बड़ा हिंदू कोई था ही नहीं। सुबह उनकी नहीं होती थी जब तक पूजा नहीं कर लेते थे। आप मौलाना आजाद को ले लीजिए, वो इतने बड़े आलिम थे और इतना दीन का काम था कि अगर वो सियासत में ना आते तो पूरी दुनिया में उनका नाम वैसे ही मौजूद था। नहीं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या राहुल गांधी जी का शिव भक्त अपने आप को कहना है? नहीं, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी को जब वक्त ये प्रोजेक्ट किया गया था कि भाई ये शिव भक्त हैं और जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, उसी वक्त अपनी पार्टी को रोक देना चाहिए था। कि नहीं, हम सेकुलर लोग हैं, हमारा मजहब हमारा जाति है।
सेकुलर व्यक्ति शिव भक्त नहीं हो सकता आपके साथ? नहीं, देखिए मैं आपसे कहता हूं कि प्रैक्टिस, आप अगर जो मजहब की प्रैक्टिस अगर आप नहीं करते हैं तो आप मुकम्मल इंसान नहीं। यही मेरे इख्तलाफ कम्युनिस्टों के साथ हैं। मैं कहता हूं कि आप अपने मजहब को पूरी कुव्वत से पकड़िए। मैं खुद प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं। तो अगर राहुल गांधी शिव भक्त हैं तो इसमें समस्या क्या है? तो अब समझे आप, उन्होंने राम भक्त निकाला, आपने पॉलिटिकली ये कहा कि हम शिव भक्त हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? यानी प्रॉब्लम यह है कि बस हिंदू वर्सेस हिंदू होगा। मुसलमान, अगर आपने मुसलमान का नाम ले लिया या माइनॉरिटी का नाम ले लिया जो उनके ऊपर बार बार पिंच करते रहे कि साहब अपीजमेंट किया है कांग्रेस ने तो किया ही है। कांग्रेस ने अपीजमेंट किया है, जब ही हम सबसे नीची सतह पर हैं। अगर ये अपीजमेंट किया होता हमारे साथ तो हम दलितों से नीचे होते। ये बात समझने की है। अब अगर हम का अपीजमेंट किया होता, पार्टीशन के वक्त हम 32% नौकरियों में थे, आज 2% है। अगर हमने अपीजमेंट किया होता, हर तीसरा आदमी जो था हिंदुस्तान का ताजिर मुसलमान था। गांधी के पूरे अफ्रीका के मूवमेंट को मुसलमान ताजिरों ने फाइनेंस किया। अगर हमारा अपीजमेंट होता तो हम इस हालत में होते। तो आप ये कहते हैं अगर हमारा अपीजमेंट होता, मिसाल के तौर पर हम इस मुल्क में 20 करोड़ के आसपास है, न मानो 15 मानो, जो भी मानो, ठीक है, देखिए 14-14.5 करोड़ जितने भी हैं। अब रेशियो यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का देख लीजिए। अगर अपीजमेंट किया होता जिस वक्त ये मुल्क आज़ाद हुआ, अगर आपका यूपी से ताल्लुक़ है तो मैं आपसे अर्ज कर दूं, यूपी के हर शहर में एक इस्लामिया स्कूल होता था। मुसलमानों ने बनाया था। इस्लामिया कॉलेजेस थे, लखनऊ में तो 4 हैं। तो वो आप कहना चाह रहे हैं अब वो सिख नहीं, वो आज भी वही हैं। वो यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजेस में नहीं बदले। तो आप अपीजमेंट किस चीज का है? ये देखिए, ये प्रोपेगेंडा आरएसएस का है। आप कह रहे हैं तुष्टीकरण किया, मिसयूज किया कांग्रेस ने? नहीं, देखिए कांग्रेस की लीडरशिप आते आते डर गई। एक प्रोपेगेंडा ऐसा खड़ा हुआ। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान आज दलितों से भी पीछे हैं। हाँ। तो इसका मतलब कांग्रेस की गलती है ना ये? बिल्कुल। तो कांग्रेस ने मिसयूज किया मुसलमानों का। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। मुसलमान क्यों लगा रहा कांग्रेस के साथ? उसके पास ऑप्शन क्या था? देखिए मुसलमान ने अपनी लीडरशिप क्यों नहीं? मैं आपसे अर्ज कर दूं कि मैंने कांग्रेस की मुखालफत जेपी मूवमेंट में करी, और जब इंदिरा गांधी ने अपना इमरजेंसी लगाई और उसकी वजह से मुझे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, मेरे नाम वारंट हुआ, मेरे सारे दोस्त जेल चले गए और मैं इस मुल्क को छोड़ के चला गया। ये वो तो देखिए व्यक्तिगत नहीं, मैं आपको पूरी बात पूरी बात बताता हूँ। मैं इसके पीछे एक राज बताता हूँ। आपने कहा मुसलमान। उसके बाद जब मैं वापस आया और जनता पार्टी का रूल था, तो मैंने देखा कि ये वही हो रहा है जो कांग्रेस में होता था। फिर जब बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चला कि राम को आज़ाद करना है, उस वक्त समझ में आया कि हमने कितनी बड़ी ब्लंडर की। जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था वो पहला मास मूवमेंट था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हम सब लोग उसके साथ थे, मुसलमान भी उसके साथ था, लेकिन तबाही वहीं से शुरू हुई। उससे पहले मुझे याद है मेरी जवानी में भी आरएसएस वाले अपना नाम नहीं लेते थे, छुपाते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आरएसएस, जो सवाल है वो नहीं जवाब आप मैं अभी वही जवाब दे रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ। आरएसएस उसके जरिए यहाँ पहुँच गई। आरएसएस उससे पहले कांग्रेस में कैसे गई ये बता दूं आपको। कांग्रेस पार्टी में जब इन पे बैन लग गया आरएसएस पे, नेहरू उस वक्त अमेरिका की यूनिवर्सिटीज को लेक्चर दे रहे थे और वहाँ उनको बड़े एजाज मिल रहे थे। हार्वर्ड हो या जो भी हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, उनको बुलाया जा रहा था एज एन इंटेलेक्चुअल, एज ए पर्सन हु हैज क्रिएटेड ए कंट्री विदाउट एनी ब्लड एंड शेड। एंड एक्चुअली द गांधीज की वैल्यूज को बढ़ाने में जो उनका हाथ था, यहाँ नहीं मैं बता उस वक्त क्या किया आरएसएस ने। अगर उस वक्त क्या आप उनके आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, आरएसएस ने नेहरू की तारीफ शुरू कर दी और माफ़ी मांग ली पटेल से, और पटेल से माफ़ी मांग के जब नेहरू वापस आए तो 50,000 आरएसएस का वर्कर कांग्रेस ज्वाइन कर गया।
नहीं तो कांग्रेस वाले बेवकूफ थे क्या, उन्होंने क्यों आने दिया? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, क्योंकि गलतियों की तो गलतियां आप सुनिए कि हुआ ये कि जब वो आरएसएस वाले यहाँ गए चोला पहन के, उस वक्त मौलाना आज़ाद से नेहरू ने आके कहा कि मौलाना ये तुम देखते रहे। उन्होंने कहा भाई मालिक तुम उनको बना गए थे। नतीजा हुआ कि पहला जो रिपब्लिक डे हुआ उसमें ये नैकरधारी पहली परेड में शामिल हो गए। नेहरू अकेले थे जो लड़ रहे थे, और उन्होंने उसके बाद बैन लगा दिया कि ना ये मुझे सवाल नहीं, मैं अभी आपको नहीं, मैं बात नहीं, मैं बात आपको मैं नहीं इसलिए बताना चाहता हूँ कि समझ इसलिए आपकी आ जाएगी कि ये जो मूवमेंट था आरएसएस का या सावरकर का, ये नेहरू के ज़माने से ही इनको टच कर रहा था। यहाँ तक कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का के अंदर एक तबका है, बिल्कुल बिल्कुल है, और ऐसा वैसा आज भी है क्या वो? आज बहुत पैमाने पर है। मैं आपको एक वाकया बता देता हूँ, आप पूछ लीजिएगा। शिंदे साहब अभी हयात हैं। शिंदे साहब जब होम मिनिस्टर थे और मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उस वक्त मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेलों में गया था कि मुसलमान आतंकवाद के नाम से पकड़े जा रहे थे। करीब करीब सारे हिंदुस्तान के लोगों की लिस्ट बनाकर 400 कुछ की मैंने पार्लियामेंट में रखी, और शिंदे साहब को ये बताया कि साहब ये हिंदू संगठन करवा रहे हैं, कुछ मुसलमान भी हैं और हिंदू संगठन भी है। उन्होंने इसकी इंक्वायरी करी। राजस्थान की कांग्रेस कमेटी में उन्होंने तकरीर कर दी कि हिंदू आतंकवादी भी है, और जो बवाल मचा, उसी वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर से मैसेज गया कि शिंदे के बयान पर हम सहमत नहीं हैं। और जब हम और वर्धन साहब और 4-5 लोग गए उनसे मिलने के लिए, तो मुझे देखते ही बोले तुम बाहर जाओ। मेरे बहुत करीब हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। तो मैंने कहा शिंदे भाई मैं क्यों जाऊं बाहर? कहा यार तुमने मेरी नौकरी छीन ली थी, देखा कांग्रेस ने क्या किया, मेरे कपड़े उतार दिए। तो क्या आप बता सकते हैं कौन लोग थे वो जो ये कह रहे थे हेड ऑफिस से? नहीं, वो तो कांग्रेस में मौजूद है। उस वक्त जनार्दन द्विवेदी वहां के सेक्रेटरी थे। फौरन बयान दे दिया 1 घंटे के अंदर कि हिंदुओं में कोई आतंकवाद होता ही नहीं है, ये कांग्रेस ने किया है। तो मुसलमान बेवकूफ बनता रहा, आप ये कह रहे हैं कांग्रेस की वजह से? देखिए मुसलमान बेवकूफ क्या बनता रहा, मुसलमान की जो लीडरशिप थी वो अपने लिए अपनी जगह बनाती रही। और ये आज भी है। मुजफ्फरनगर का फसाद आपको याद है, 52 एमएलए थे मुसलमान, कोई एक बोला? क्यों नहीं बोले, क्या कारण? इसलिए कि वो आपके नुमाइंदे नहीं है, वो पार्टी के नुमाइंदे हैं। पार्टी के हाईकमांड जो ऑर्डर देगा वो बोलेंगे। आप बताइए, मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव के ने बाबरी मस्जिद, मुसलमान तो बेचारा इतना दहशतज़दा है, उसको किसी ने कुछ नहीं दिया है। मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद गिरने के बाद अपना कंधा दिया मुसलमानों को रोने के लिए, और आज भी मुसलमान उनके साथ लगा हुआ। नतीजे में क्या मिला उसे? लालू प्रसाद यादव ने, मैं यही बता दूं आपको, लीडरशिप नहीं है। नहीं, असल में वजह यह है कि हमने हिंदुस्तान में लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप खड़ी नहीं की, हम मौलवियों के हवाले हो गए। अब वो इलेक्शन से पहले कुछ मौलवी पकड़े जाते हैं। मैंने आज पढ़ा, आज ही अखबार में पढ़ा कि अखिलेश यादव ने कुछ लीडर बुलाए हैं अपने, कुछ बम्बई से, कुछ कहाँ से उनके, कि वो आजकल मदरसों में जा रहे हैं, मौलवियों की दावतें कर रहे हैं, वोट लेना है। और उनका अपना राइट हैंड मैन आजम खान 2 साल से जेल में बंद है। 1 घंटे का उन्होंने धरना नहीं दिया। ये मुसलमान की समझ में नहीं आता है। मैं तो समझता हूं कि इस सारे तमाशे में हम एक फुटबॉल हैं, इधर से भी खेलो, इधर से मारो, उधर से मारो, और वो तो अब सिर्फ आपसे एक ही चीज। बेहतर ये नहीं है कि हम भाजपा को सपोर्ट करें और ज्यादा बेहतर रहे कि हम कैसे सपोर्ट कर लें जो हमारे वजूद को नहीं मानता है? देखिए, नेहरू, कांग्रेस और भाजपा में बहुत मुझसे लोग कहते हैं, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। कांग्रेस जो है, जो मैंने कहा आपकी आइडियोलॉजी है, वो गांधी, नेहरू, आज़ाद, इनकी फिक्र है, इनकी सोच है। और बीजेपी सावरकर और गुलवारकर की सोच है।
तो उस सोच में आप कैसे चले जाएंगे? अगर आपको उधर जाना है तो पाकिस्तान चले जाइए ना, फिर मुस्लिम राष्ट्र बनाइए में जाइए जो पागलों ने बनाया था, जिन्होंने नहीं यही तो पागलपन किया था, हम अलग मुल्क बनाएंगे। उन्होंने कहा, हम हिंदुओं ने कहा हम अलग बनाएंगे। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये बच्चों तक पहुँचे आपके चैनल के ज़रिए, कि नेहरू को इतना तंग किया था आरएसएस ने। आज नेहरू को सबसे ज़्यादा गाली क्यों देते हैं कि यहाँ तक ये हुआ कि पूना के सेशन में नेहरू ने रिज़ाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टरशिप से। ये किताबों में आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सब मौजूद है रिकॉर्ड में। उन्होंने कांग्रेस के सेशन में, हाँ, उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। उनका मैं दे दूँ इस्तीफा। वो लकीली ये हुआ कि पटेल मर गए थे सन 52 में, और वहाँ ये था कि मुसलमानों को आप कर्रा करिए और इनके हुकूक छीनिए। ये क्यों आप इनको सबको नौकरियाँ दे देते हैं या कर देते हैं? तो नेहरू ने कहा कि मैंने जब मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो मेरे एक तरफ मेरा हिंदू भाई होता था, एक तरफ मेरा मुसलमान भाई होता था। जेल में हम हिंदू मुसलमान बैठ के रोटी खाते थे। मैं वो नहीं करूँगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, चाहे तुम लोग कुछ करो। उनको बंदिश क्या थी? देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर बने कैसे थे, अब पूरी तारीख समझिए। जब ये तय हो गया कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा हिंदुस्तान का, तो उस वक्त कांग्रेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कि जो स्टेट है वो सेलेक्ट करती है। 14 जी, नेहरू को एक ने भी नहीं किया था। 13 वोट पटेल जी, 11 वोट पटेल में थे और 3 वोट कृपलानी में थे। और गांधी ने वो कागज वापस कर दिया। वो जानते थे कि अगर नेहरू को दिया तो ये मुल्क बच जाएगा। वहां से लड़ाई शुरू हुई कांग्रेस की। अब कांग्रेस में वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसको सत्ता का लोभ आ गया है। चलिए, अब चर्चा को दूसरे टॉपिक पर लेकर जाते हैं। आज कट्टरवाद है, हम भी मानते हैं कि कुछ कट्टरपंथी सोच डेवलप हो गई है और यूथ में ज्यादा डाल दी गई है, खासकर से सोशल मीडिया पर हम लोग देखते हैं। ये तो प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है इसका, कैसे ठीक करें? देखिए, मैंने एक बहुत सोचने के बाद, आज से जब यूपी इलेक्शन हो रहा था, मेरी सेहत इस काबिल नहीं है और मैं किसी पार्टी से वाबस्ता भी नहीं है, और पार्लियामेंट में भी मैं इंडिपेंडेंट होकर गया था जी। मुझे कांग्रेस ने, मुलायम सिंह ने और अजीत सिंह की पार्टी ने सपोर्ट किया था। और क्योंकि मुझे पार्टियों के बारे में जाके ये अंदाज़ा हुआ आज की लीडरशिप से कि ये अपने वजूद अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, मुल्क के लिए नहीं करते। या मानते हैं? तो मैं बिल्कुल इसी में, ये मेरा बिलीव है, इसीलिए मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। इनके लिए अपना हित सबसे पहले और मुल्क से कोई मतलब नहीं है। अगर ये मुल्क से मतलब होता, दुनिया में कोई एक मुल्क बता दीजिए जहां रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो बगैर कहे हुए, जहां रोज गैस के दाम बढ़ रहे हो, जहां लोग बेरोजगार हो गए हों, जहां महीनों महीनों से किसान सड़कों पर तड़प रहा हो और उससे बात नहीं की जा रही हो, और लोग घर में बैठे हैं। इलेक्शन की तैयारी हो रही है, बंगाल की तैयारी हो रही थी, अब कल यूपी की तैयारी शुरू हो गई। मुस्लिम एकता को कैसे बढ़ाया जाए, ये देखिए, मुसलमान इज द बेसिक प्रॉब्लम एट दिस स्टेज। प्रॉब्लम मुसलमान सबसे बड़ा बेसिक प्रॉब्लम है। हम कैटलिस्ट हैं। अब एक माहौल ऐसा तैयार हुआ है कि आपकी नौकरी चली जाए, आपका कारोबार बंद हो जाए। जो 2014 में आया था कि भाई मियाँ को ठीक करना है, तो जो मियाँ को ठीक करने का मामला है, जब वो इलेक्शन में आते हैं तो कहते हैं ये मियाँ को ठीक करेगी। कौन करेगा? जिसने 2002 में गुजरात में ठीक किया था, वही एक बहादुर आदमी है जो मियाँ को ठीक करेगा। ये उनका असली चेहरा है, और आरएसएस को ये चेहरा मिल गया है। तो मैंने 2000 ये इससे पहले वाला इलेक्शन जी, ये नहीं, यूपी इलेक्शन में जी 17 में, उस वक्त ओल्ड बॉयज़ की एक लखनऊ में मीटिंग थी, तो मैंने वहाँ एक मकाला पढ़ा था कि सेकुलर पार्टियों से कहो कि अगर देश खतरे में है, तुम समझते हो, हम समझते हैं कि देश खतरे में है और वो सारी वैल्यूज़ ख़त्म होने जा रही हैं, तो सब इकट्ठा होकर पहले इस तूफान को रोक लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास नेहरू नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई ऐसा स्टेट्समैन नहीं है जो इनसे लड़ सके। तो सब मिलके
पहले इस तूफान को रोको कि भाई भाई न लड़ जाए, घर में खून ना हो जाए, नफरतें उस हद तक न पहुंच जाएं कि इसकी दुकान से सामान नहीं खरीदना है और इसके घर के सामने से नहीं निकलना है और इसको इबादत नहीं करनी है। आपने जब ऐसा कहा उसका तो कोई असर तो नहीं उस वक्त मैंने अपनी अलीगढ़ बिरादरी को ये सोच के कि पढ़ी लिखी बिरादरी है, सर सैयद की सोच की है, उन्होंने तो नहीं सुनी और बहुत लोगों ने हमें गालियां लिखी कि अब ये मरने जा रहा है तो हमें सबक सिखा रहा है, खुद तो पार्लियामेंट होया है। लेकिन बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि वो एक मैगजीन में छपा और कुलदीप नैयर साहब ने मुझे फ़ोन किया। मेरा उनसे ताल्लुक़ ये था कि मौलाना अली मियाँ बिशम्बरनाथ पांडे ने एक सोसाइटी बनाई थी, सोसाइटी फॉर कम्युनल हारमनी, जिसमें हम लोग काम करते थे। वो उसके सदर थे, मैं नायब सदर था। तो उन्होंने कुलदीप नैयर साहब ने फ़ोन किया होगा, अरे भाई ये तुम क्या उल्टा सीधा लिखते रहते हो। मैंने कहा साहब क्या किया है? कहने भाई ऐसा अगर मुसलमानों ने तय कर लिया तो हम तो 1000 साल पीछे चले जाएंगे, ठाकुर ब्राह्मण से लड़ेगा, ब्राह्मण दलित से लड़ेगा। तो मैं कहा मुझे कैटलिस्ट बना के आप मुल्क को चलाएंगे। अरे भाई कुलदीप नैयर ने कहा। तो मैंने कहा कि सर हम हटे जाते हैं और आप तय कीजिए कि ये रोजी रोटी पे मुल्क चलेगा या मजहब पे चलेगा। तो बोले कि ये बेवकूफ़ी की बातें मत किया करो। मैंने कहा परेशान ना होइए, मेरे पीछे एक आदमी भी नहीं है, क्योंकि अब आदमी तो उसके पीछे होता है जो आग उगलता है। वैसी अगर बयान देगा तो उसके पीछे लाखों लोग जाएंगे। मैं अगर बयान दूंगा तो कहेंगे दीवाना है ये, लोग नहीं है ये क्या देंगे। तो आज भी मैंने यही ऐलान किया हुआ है जो आपने कहा कि अगर अब क्या होना चाहिए। अगर मुसलमान प्रेशराइज करे, जो अपने को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहते हैं कि हम आपके साथ जब ही आएंगे जब आप मिल के लड़ेंगे। नहीं देखिए, मिलकर लड़ेंगे तो ये तो एक हाइपोथेटिकल सी चीज़ होगी, प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि जब आपने कहा कि पार्टियां अपने हित के लिए काम करती हैं तो वो जनता का हित तो नहीं सोचेंगी। जी जी बिल्कुल। तो बीएसपी समाजवादी के साथ क्यों लड़ेगी? क्योंकि उन दोनों को अपना अपना हित चाहिए। अगर मुसलमान की लीडरशिप होती या सोच होती तो वो फिर आपसे यही सौदा करता कि हम लीडर आप ही रहेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है उसको बचाने के लिए हम आपको जब ही वोट देंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है, कांग्रेस की गलतफहमी में थी। आपको मैं एक वाक़या ये भी बता दूं कि मैं उस ज़माने के लीडर थे नानाजी देशमुख। उन्होंने मुझसे कहा था कि हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि मुसलमान एक और हिंदू एक नहीं है, नहीं हम तुम्हारे साथ इतनी दुश्मनी नहीं करते। अच्छा जी उस वक्त। अब ये जो इन्होंने बनाया है कि भाई कैसे जोड़ें, क्योंकि दलित को बैकवर्ड को तो ये अपनी जूते की नोक पे रखते हैं, इलेक्शन की वजह से उनको कौन से ओहदे दे देते हैं। मुसलमान के साथ भी यही हुआ, वो बड़ा खुश होता चला गया कि भाई हम बचे हुए हैं। आज इस मुल्क को अगर कोई बचा सकता है तो वो मुस्लिम दानिश्वर बचा सकता है, मुस्लिम मौलवी। लेकिन लोग मौलवी के साथ हैं। मौलवी अगर ऐलान कर देगा तो ये सब निकल पड़ेंगे। तो आप मुल्ला मौलवियों के इतने खिलाफ क्यों हैं? क्या कारण है इसका? कोई खास? मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि देखिए सियासत एक गंदी चीज़ है। हम अपने पुराने उलमाओं को जानते हैं। इस मुल्क में ऐसे ऐसे उलमा आए हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की ज़मीन को सेकुलरिज्म से जोड़ा है, इस खून को बराबर से नापा है। आज का मौलवी उस वक्त का मौलवी चटाई पे बैठ के ईद मिलन करता था आपके साथ, पानी और खजूर खिला के। आज के नहीं करता। आज का मैं 5 स्टार में करता है। तो उससे क्या फर्क? कहाँ से आए पैसे? अच्छा, किसके पैसे हैं ये? आपके हमारे ज़कात के पैसे हैं। तो आपको ये इसलिए प्रॉब्लम है कि वो अपने ऊपर खर्च नहीं, सिंपल बात है कि अगर मौलवी की बात ये समझ में आ जाती, दुनिया का एक निज़ाम, इकोनॉमिक निज़ाम सबसे बेहतर इस्लाम ने दिया, जितना चाहो कमाओ, 2.5% गरीबों में बांट दो। नहीं वो तो ठीक है। अच्छा, अगर आप 2.5% अपना बांट देते तो आपके यहाँ क्या इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलते? आपके यहाँ क्या इकोनॉमिक कंडीशन? तो आपके हिसाब से मुसलमानों को दबा के रखने या उनकी बुरी हालत के लिए मौलाना मौलवी नहीं, मौलाना उसकी वजह से नहीं, मौलाना ने लीडरशिप नहीं उठने दी। जो अगर
मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूं। पिछले 5-6 साल से, जब से मोदी साहब आए हैं, वहां कौन एहतजाज कर रहा है? सेकुलर हिंदू। मैं हर जलसे में, हर मीटिंग में जाता था, यहां तक कि पकड़ा के जाता था जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन कलम में हो या वो जो जंतर मंतर हो, सब जगह हजारों हजार हिंदू लड़के लड़कियां, नौजवान, बूढ़े हमारे लिए लड़ रहे होते हैं, और गिनती के 4 या 5 मुसलमान दिखाई पड़ते हैं। लिंच हो रहे हैं हम, और लड़ रहे हैं हमारे हिंदू भाई। मैं अकेला, 4-5 चेहरे। तो मुसलमान क्यों नहीं लड़ रहे हैं अपने? इसलिए अच्छा, जो सो कॉल्ड वहां मुसलमान चेहरे दिखते हैं, उनको मौलवी मुसलमान नहीं मानता। अच्छा, मुझे आज तक बताइए कि किसी ऐसी जगह गए हो, वो क्या करते हैं? अपने बड़े बड़े मौलवियों के जलसे करते हैं, एक कोई हिंदू लीडर को बुला के उससे तकरीर करा देते हैं, हम सद्भावना कर रहे हैं। अरे ये आपके हिसाब से सद्भावना ये हो, कहीं किसी हिंदू पर कुछ अत्याचार हो तो वहां मुस्लिम मौलानाओं को जाना चाहिए। देखिए, सवाल ये, उनके मौलाना जाते हैं वहां अपने को बचाने, अपने को सेकुलर कहने के लिए एक आध आदमी पकड़ लाते हैं और वो आके बैठ जाता है। उससे क्या होता है? जहां आपका हिंदू भाई आपके लिए लड़ रहा है, चाहे वो लिंचिंग का मामला हो, चाहे वो जेल जाने का मामला हो। मैं आप सर्च कर दूं, जिस वक्त मैंने ये तहरीक उठाई, पीसीपीटी के नाम से एक मूवमेंट चलाया कि भाई हम उन बच्चों के मुकदमे लड़ेंगे और उनको बचाएंगे, मेरे सारे दोस्त भाग गए। क्यों? डर से, पकड़ लिए जाएंगे। कांग्रेस का रूल था। जो मुस्लिम और समझ लीजिए, मैं और मेरे साथ कौन लोग थे? मेरे साथ कौन लोग थे? मेरे हिंदू दोस्त, जो बेंगलुरु के जेल में भी गए, हैदराबाद की जेल में भी गए, जयपुर की जेल में भी गए, मेरे हिंदू दोस्त। मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे किए, लेकिन मुसलमान नहीं गया। मैं आम मुसलमान को समझ सकता हूँ, वो डरता है, और डरने की बात भी है। मैंने तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी देखी हैं। आपसे शाहनवाज साहब क्या अर्ज़ करूँ कि मेरे पास बुर्कापोश औरतें मेरे पैरों पर गिर गईं और मेरे आंसू जारी हो गए। कहा मेरे बच्चे को दिखा मिला दो, 3 साल से दरवाजे को देख रही हूँ, अब हम पढ़ने नहीं भेजेंगे, हम वादा करते हैं पढ़ने नहीं भेजेंगे, हाँ इनको बचा लो। तो ये सितम जो किया, ये कांग्रेस के दौर में हुआ है। तो आप ये मानते हैं, मेरा अगला सवाल है, जो वर्तमान राजनीति है उसे लेकर के, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इसका बस यही इलाज है, अगर ये पार्टियां मुल्क के लिए वफादार हो जाएं, वो तो है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो ये मुल्क बचने वाला नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। इस मुल्क में जिस वक्त अभी तो एक नशा है, एक अफीम है कि मियाँ ठीक हो रहा है, कब तक रहेगा? ये तो बुज़दिल कौम है हमारी, बड़े फख्र से कहते हैं भारत माता की जय। अबे आपके लिए होगी, मैं तो शर्मिंदा हूं। जहां मजलूमों को आप मार दें, जहां नौकरी वालों को घर से निकाल दें, जहां किसानों को सड़क पे ले आए और फिर कहें कि जय, कैसी जय? मैं तो शर्मिंदा हूं। जहां पुलिस आतंकवादियों से ज़्यादा बड़े गुंडे पैदा हो जाएं, जहां झूठे मुकदमे पैदा किए जाएं, जहां अदालतें सरकार से पूछ के जजमेंट करती हों और फिर कहें कि साहब जय बोलो भारत माता की। मैं क्यों बोलूं भाई? मैं नहीं बोलता हूं, मैं तो कहता हूं मैं शर्मिंदा हूं अपने मुल्क से। कोई मुहज़्ज़ब मुल्क इतने मज़ालिम बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे तो अफसोस होता है। बट वो भी तो यही चाहते हैं कि आप ना बोलें, इसलिए तो बोलते हैं कि आप भारत माता की जय। मैं देखिए, अब मुसलमान तो इर्रेलेवेंट हो गया है। अब जो रेलेवेंस का मसला है, वो सेकुलर हिंदू परेशान है। वो अगर वो भी चला गया, वो अकेला कैसे लड़ेगा? मुझे उम्मीद अभी भी उन्हीं लोगों से, मैं उन्हीं के बीच में बैठता हूँ। नहीं, बट अभी आपने जैसा कहा, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने लिए तो काम नहीं करती, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर नहीं करती हैं, मतलब जनता के लिए नहीं करती, अपने लिए ही काम करती हैं, तो जब वो जनता के हित में काम करेंगी ही नहीं, तो जनता क्या करे? हमने एक ग्रुप तैयार किया है। अक्टूबर तक हम सबको परसू करने जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को, कि देखिए कांग्रेस से भी हमने खत लिखा है, हमने चौधरी अजीत सिंह के बेटे से भी बात की है, उनको भी चिट्ठी लिख रहे हैं, और हम 4-5 दिन में लखनऊ भी जा रहे हैं। और ग्रुप हमारा जा रहा है उनको समझाने के लिए। अच्छा। कि आप लोग
मिल के लड़ लीजिए ये वक्त, क्योंकि यूपी हारने का मतलब ये कि हिंदुस्तान खत्म, फिर इलेक्शन भी नहीं होगा, ये भूल जाइए। आप ऐसा मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूं, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन है आपके पास। जजमेंट जो आए हैं वो हैरत अंगेज हैं कि जो आदमी इमारत को गिरा दे वो उसका मालिक, और जो उसकी हिफाजत करे वो देशद्रोही। यह जजमेंट इस मुल्क में आता है। आप राम मंदिर की बात करें जी, तो आपके हिसाब से ये वो judgment ठीक नहीं, आप देखिए ना कि एक जर्नलिस्ट संडे को बेंच उसको बेल दे देती है, और एक जर्नलिस्ट केरल का वो आज 6 महीने से जेल में बंद है। आज तो ऐसा नहीं है, देखिए, कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं होता होगा, कांग्रेस भी ये सब करती होगी, भाजपा ने कहां से सीखा? देखिए, कांग्रेस करती थी, जरूर करती थी, सारी पार्टियां करती थी, नहीं ये आते क्यों? कांग्रेस को जरूरत है कि वो रिवाइव करें अपनी पॉलिसीज को। मैं आपको सर्च कर दूं, गुजरात में इलेक्शन हो रहा था, निर्मला देशपांडे जी बहुत बड़ी गांधीनियन थी। मैंने सोनिया गांधी से जाके कहा अहमदाबाद से इनको लड़ाइए। क्यों? मैंने कहा ये गांधी की जगह है, और उन्होंने हाँ भी कर ली। उनके साथियों ने, और निर्मला देशपांडे उस वक्त राज्यसभा की मेंबर थी, हम लोग उनको दीदी कहते थे। तो हमने कहा दीदी, उनका भैया वहाँ, मैंने कहा देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि गांधी की ज़मीन पे हम आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़े, अडवाणी लड़ रहे थे वहाँ से। वहीं बीजेपी ने अपने एक आदमी को रिवोल्ट करा के कांग्रेस ज्वाइन करा दी, टिकट उसको दे दिया गया, और नॉमिनेशन से पहले वो भाग गया। उसकी जब नॉमिनेशन हो गया, विड्रॉल के बाद वो वापस हो गया। ये सियासी, देखिए अब क्या है कि उस वक्त जो लोग थे, मैं नेहरू की बात तो नहीं कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी का दौर तो मैंने देखा है कि इंदिरा गांधी के ज़माने में उनके एडवाइज़र कौन कौन थे। वाई.बी. चावान, जो शरद पवार के गुरु फखरुद्दीन अली अहमद, ये क्या नाम आपके सरन सिंह, और ऐसे ऐसे लोग थे जो खुद अपने। आपने आर.के. धवन जी का नाम नहीं लिया। आर.के. धवन तो उस जमाने में एक सेक्रेटरी थे। जब उनका दौर आया वहां से जवाल शुरू हुआ। मैंने वही कहा कि आपने उनका नाम नहीं। जब ये सब हट गए तो वहां से जवाल शुरू हुआ। लेकिन हमारी बदनसीबी ये रही कि एक बहुत ही इंटरप्राइजिंग आदमी आ गया था बाय चांस, वो राजीव गांधी था। उसका विजन था, उस विजन के बाद पॉलिटिकली वो इतना एक्टिव थे नहीं, लोगों ने घेर लिया कि राम मंदिर के वो शिलान्यास करा दो, ये करा दो, वो बेचारा करता गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बार बार राजीव गांधी या इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, क्या ये लोग अपनी वजह से ऐसा कर रहे थे या गलतियां इनसे करवाई जा रही थी? मैं सोनिया गांधी जी के बहुत करीब रहा 6-7 साल। अच्छा। और वन ऑफ द फाइनेस्ट लेडी आई मेट इन माई लाइफ, बहुत ही मैं उनकी इज्जत करता हूँ, इसलिए कि जिस औरत के अपने शौहर को, जिसके लिए उसने अपना मज़हब छोड़ा, अपना कल्चर छोड़ा, अपना खाना पीना छोड़ा, कुर्बान होके वो हिंदुस्तान आई, उसका खाविन के पड़ाक से उड़ा दिए गए उसकी आंखों के सामने। जिस माँ को उसने अडॉप्ट किया, उसके शानों में मरी वो चाहती तो दुनिया के किसी मुल्क में अपने बच्चों को लेकर चली जाती। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने, अर्जुन सिंह ने, इन सब ने समझाया, नारायण दत्त तिवारी जी ने, कि मुल्क खतरे में है, उसने जिम्मेदारी ले ली। और मैं आपको बताऊं कि मेरी 10 मीटिंगें ऐसी हुई जहां वो इतनी परेशान होती थी कि वो उनकी समझ में नहीं आता था क्या करें। मिसाल को लेकर मिसाल के लिए में 2004 के इलेक्शन में मैं बहुत एक्टिव था, और ये वादा लिया कांग्रेस से कि आप पोटा को ख़त्म करेंगे, पोटा के कानून ख़त्म करेंगे, जिसमें उनका प्रॉमिस हुआ
हम लोगों ने बम्बई से लेके पूरे हिंदुस्तान में दौरे किए और मुलायम सिंह ने वहाँ बम्बई में अपने कैंडिडेट खड़े किए थे। वहाँ के असेंबली में 2005 में 42 इस कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ भी 10,000 मुसलमान थे वहाँ उन्होंने खड़ा कर दिया था। अब मुलायम सिंह भी सेकुलर आदमी, लेकिन उनको पार्टी बनानी है, तो उनका भाई जहाँ मुसलमान है वहाँ नतीजा हुआ कि वो मुस्लिम वोट उधर बढ़ गया। लेकिन हम लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया तो वो 42 की 42 सीटें मुलायम सिंह हार गए। इवन जो आज़मी थे वो 40,000 वोट से हारे, बाकियों की जमानत जब्त हो गई। तो सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुझे मिली और उन्होंने कहा यू डिड वंडर्स इन बॉम्बे। हम तो सोच नहीं रहे थे, शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर थे। हमने कहा साहब वो प्रॉमिस का हमने वादा किया है पोटा का, उनका फ़ौरन होगा। और पोटा का कानून लगा, हटा। अब जो हटा हम लोगों ने खुशियां मनाई, सोनिया गांधी ने कह दिया था। अब जो उसका नोटिफिकेशन आया, अब आप देखिए कैसे काम होता है। नोटिफिकेशन में एक जुमला लिख दिया कि एक रिव्यू कमेटी बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में। तो बम्बई के केसेस हम लोग देख रहे थे, 34 केसेस थे। 29 केसेस को रिव्यू कमेटी ने 2 दिन में बैठ के सुन के रिजेक्ट कर दिया। तो बचे 5, एक मर गया, 4 रह गए। अब जो खबर लेके मैं सोनिया जी के पास गया कि साहब वो तो कुछ हुआ नहीं, उनका नहीं वो तो पोटा रिव्यू ख़त्म हो गया। मैंने कहा साहब उसमें एक नुक्ता लगा दिया है बाबुओं ने कि जो केस रिव्यू किए जा चुके हैं उनको माफ़ी नहीं है। आप यकीन करें, नर्वस हो गई। उनका दिग्विजय सिंह साहब को बुलाओ। दिग्विजय सिंह आए, वो भी चक्कर में पड़ गए। अरे भाई ये कैसे हो गया? ऐसे काम हो रहा वहाँ। मैंने कौन कर रहा है? ये बाबू लोग कर रहे थे वो, क्योंकि वो जहन ऐसा बैठा दिया है आरएसएस ने। देखिए ऐसा करते हैं, जैसे ही आईएएस का और इसका रिजल्ट आता है और ये ट्रेनिंग में जाते हैं मसूरी, वहाँ ये लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ शादी ब्याह भी तय करते हैं, वहाँ पैसे भी तय करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल क्या है? ये भी उसी के औजार है। ये भी विवेकानंद इंस्टीट्यूट का, क्योंकि आप कांग्रेसी हैं इसलिए आप सबको नहीं मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। देखिए कांग्रेसी की बात नहीं कर, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। ये इसने कील ठोकी थी जिस वक्त ये कहा था कि हम एक ले आए थे रामदेव बाबा, और एक वो कहीं से मिलिट्री के ड्राइवर वो गांधी बन के आ गए, और वहाँ शराब पी के नाच रहे हैं और गांधी जी वो बैठे हुए। अरे कमाल है। लेकिन ये कहा कि लोकपाल बिल यहाँ से पास होगा। मैं उस वक्त पार्लियामेंट में था। उस वक्त भी मैंने कांग्रेसियों से कहा कि ये इस मुल्क की जमहूरियत को ख़त्म करने की बुनियाद है। आज वो लोग मानते हैं। कांग्रेस ने उस टाइम हमारी कौन सुनता था साहब? बस ये था कि सोनिया जी हमारी हमसे, सोनिया से अलावा और कौन सुनेगा? नहीं, सोनिया जी अगर मैं एक इंसिडेंट नहीं बता सकता हूँ, आपको दसियों बता सकता हूँ। एक दिन मैं अर्जुन सिंह साहब के आपको किस्सा सुनाऊं। अर्जुन सिंह साहब पुराने स्कूल ऑफ थॉट के आदमी थे, हमारे आइडियल थे। मैं अर्जुन सिंह साहब के पास बैठा था और मैंने कहा कि सर कुछ नहीं हो रहा है। तो कहा कि क्यों? तो मैंने उनको एक किस्सा बहुगुणा जी का सुनाया। बहुगुणा जी ने मुझसे कहा कि भतीजे, हमने सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी की मुखालफत करके और जेपी मूवमेंट में सपोर्ट करके देश का बड़ा नुकसान कर दिया। तो मैं उस वक्त तक समझा नहीं था, मैं समझा ये सठिया गए। मैंने कहा कि चाचा आप कैसी बात कर रहे हैं? कहने लगे बेटे आरएसएस दबे पांव इसमें घुस गई, अब ये जड़ों में बैठ गई है। मेरा तो आखिरी वक्त है, भतीजे तेरा क्या होगा? जब ये जुमला मैंने अर्जुन सिंह साहब से कहा, आप यकीन करें आंसुओं से रोने लगे। कहने लगे, मानते थे बस। अर्जुन सिंह कहने लगे कि वो समझ गए थे, कहने लगे कि कोई सुन ही नहीं रहा है। मैंने कहा आपने सबसे पहला ऑर्डर ये पास किया पावर में आने के बाद, कोई ब्यूरोक्रेट बदला नहीं जाएगा। ये गलती कर दी। मगर सबसे पहला ऑर्डर आपने 2004 में ये किया। ये वो ब्यूरोक्रेट्स थे। यानी अगर नई सरकार आई थी तो उनको सबसे पहले सारे ब्यूरोक्रेट्स को हटा देना। देखिए ऐसा है कि मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और 2004 से और 2010 तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ उन्होंने हिंदुस्तान को दी है फिनोमिनल है।
लेकिन क्योंकि वो ज़मीन के पॉलिटिशियन नहीं थे और वो सख्ती नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं थी, और ये कमज़ोरियाँ थीं। अगर ये लोग चाहते कि अगर आपके पास पावर थी 2002 के फसाद के मुकदमों में आपको एक्टिव होके उसी वक्त इनको सज़ाएं दिलवानी थी जिन्होंने जुर्म किया था, जो आज इस मुल्क के मालिक हैं। चलिए मैं अगला सवाल पूछता हूँ। नई पीढ़ी के लिए राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कांग्रेस का लीडर, क्या आपको लग रहा है उनमें प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल हैं वो, या उनमें वो कैपेबिलिटीज़ हैं? देखिए, अगर अपोजिशन ने किसी एक को प्रोजेक्ट करके इलेक्शन लड़ने की कोशिश की तो वो हार जाएंगे। मोदी चाहते ये हैं कि प्रेसिडेंशियल टाइप का इलेक्शन हो कि भाई मोदी तो फिर कौन। इनको ये चाहिए अपोजिशन को कि ये एक कोलिजियम बनाएं, एक ग्रुप बनाएं कि भाई ये फैसला करेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। और बगैर स्टेट भी आप ऐसी लड़ते हैं बहुत सी। और अगर आपने ये किया, क्योंकि इनका पूरा टारगेट राहुल गांधी पे पप्पू है, फला है, हालांकि क्योंकि वही अकेला है जो लड़ रहा है। अब उसके खिलाफ मैं यहाँ, मेरे बहुत ही अच्छे सेकुलर दोस्त मेरी कॉलोनी में मुझसे ज़्यादा मोदी सरकार को गाली दे रहे हैं। फिर वो कहते हैं फिर क्या करें। मैं उनको समझा, तो हाँ, मैंने कहा कि भाई इस मुल्क में देवगौड़ा भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इस मुल्क में सभी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। जब आप सक्सेस मतलब आप चाहते हैं उसी तरह की जैसा देवगौड़ा साहब? नहीं, मैं ये नहीं चाहता। सरकार, देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर आप इस वक्त ममता बनर्जी का एक स्टेचर है, शरद पवार जी का, बंगाल के बाहर तो कुछ नहीं है ना, आप समझिए इस बात को। देखिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप एक कोलिजियम बनाएं, एक ऐसा गवर्निंग बॉडी बनाएं जो पूरी एम्पावर्ड हो। तो क्या राहुल गांधी इसको लीड कर सकते हैं? इस वक्त लीड की जरूरत नहीं है। लीड का तो नाम ही मत लीजिए। अगर आपने लीड का नाम लिया, अगर आपने लीड का नाम लिया, जो वो चाहते हैं, बीजेपी क्या चाहती है, आओ भाई आओ दिखाओ हमारे खिलाफ कौन है, और वो ग्रुप मिनिमम प्रोग्राम तय करें। आपको पता ही है कि जो 2004 से और 2009 तक का जो पीरियड है, मैं आपकी बात करता हूँ। अभी आज योगेंद्र यादव जी ने एक आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा है कि जितने भी अपोजिशन के लोग हैं मिल करके भी मोदी को नहीं हरा पाएंगे। ये गलत फहमी है उनकी। वजह आपको बता दूं, उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 300 सीटों की मिली जब उनके पास 31% वोट थे। अब उससे कुछ थोड़ा फाजिल मिला है तो अब 34% वोट। इतना, यानी नेहरू 45 और 50% पाते थे। राजीव गांधी जब आए 400 कुछ सीटें लेके तो लगभग 50% वोट था। इनका वोट बैंक तो उतना ही है। आप समझिए कि 86 पार्लियामेंट्री सीटें, 84 जहां मुस्लिम डोमिनेटेड है, 78 पे बीजेपी है, तो वो तो उनके पास पूरा जंक है। और जो दलित वाला है, दलित इतनी पार्टियां बन गई हैं कि वो भी अपना दलित का भी ले जाते हैं। नहीं, इसमें आप बीजेपी नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्चुअल देखिए, अगर ये पार्टियां एक आइडियोलॉजी के ऊपर, एक मिनिमम प्रोग्राम पर जो इस देश में हो रहा है, अगर ये नहीं करेंगे और राहुल गांधी को या ममता को या शरद पवार को कोई एक पहलवान खड़ा करने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन आते आते, अभी तो लोग बहुत बुरा भला कर रहे हैं कि ये जो वो कुछ भी कह रहे हैं वो वोट मोदी को करेंगे। उस वक्त ये होगा कि अगर मोदी नहीं होते तो देश तो खत्म ही हो गया था। अभी तो 10-15 लाख मरे हैं, वो तो करोड़ों मर जाते। तो ये आ जाएगा। मैं अपने समझ से ये करता हूं, और मैं आज यूपी के इलेक्शन, आज की डेट में कोई हरा सकता है मोदी को? यूपी किसमें? केंद्र में आज की डेट में कोई चेहरा आपको ऐसा लग रहा है जो नरेंद्र मोदी को हरा सकता है? देखिए, ऐसा है कि उनके पास 35% वोट है, वो हटता नहीं है। 65% वोट जो है जुड़ता नहीं, तो इसलिए कौन हरा पाएगा? तो नहीं हरा पाएगा। नहीं, इसमें मोदी जीतेंगे। 65% वोट, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जो एडवांटेज 35-36% का था, उसमें से कुछ वोट जरूर कम होगा। वो किस लिए कि ये 35-36% ये कम्युनल हिंदू नहीं है,
ये उसमें वो हिंदू भी है जो कांग्रेस से परेशान था, वो हिंदू भी है जिसने ख्वाब देखे थे कि अच्छा हिंदुस्तान आएगा, इसमें वो हिंदू भी है जो चेंज चाहता था। मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा, आपका एक्सपीरियंस भी है क्या, आप कांग्रेस को गांधी जी की वो बात नहीं मान लेनी चाहिए कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और एक संस्था बन जाए? कोई पार्टी ऐसी है जिसका हर गांव में एक झंडा हो? अगर नहीं है तो ये कहना ख्वाब ख्याल है। वही एक नेशनल पार्टी है जिसका घर में, मैं अगर यहाँ रहता हूँ इस कॉलोनी में तो मैं एक हूँ वोट देने वाला। कोई ऐसी पार्टी बताइए अगर आ जाए तो। और कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जिसके अंदर हर कौम, हर बिरादरी का कोई न कोई मेंबर बैठा हुआ है। तो अगर ये अनफॉर्चुनेट है कांग्रेस पार्टी के लिए, बदनसीबी है इनकी, निकम्मापन है इनका कि अपनी पार्टी खड़ी नहीं कर पा रहे। देखिए पंजाब में क्या हो रहा है, कोई मुकाबला था, वो सिद्धू साहब खड़े हो गए। अरे भाई अकल की बात करो, 6 महीने के बाद तो वो चीफ मिनिस्टर खुद ही कह रहे हम नहीं लड़ेंगे। अरे पावर आएगी तुम ही बन जाओगे, लेकिन जल्दी फौरन हमको मिलना चाहिए। वो मलियाबलेट करने जा रहे हैं। अगर कांग्रेस जैसी कोई पार्टी पायलट साहब उधर मलियाबलेट करने जा रहे हैं। कांग्रेस जैसी कोई पार्टी आए जिसका हर गांव में झंडा हो, कांग्रेस हो, मैं तो साथ लेकर चले, मेरा सवाल ये है अगर कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी आती है जो सेकुलर भी हो, जिसका हर गांव तक झंडा हो, लोग उसके साथ जुड़े हों, क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तो कोई है नहीं, अभी तो कोई है नहीं, कांग्रेस बंद हो सकती नहीं। अगर अभी तो है नहीं है, लेकिन अगर आए तो अल्टरनेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए कि उस आइडियोलॉजी को जो गांधी और नेहरू की थी उसको कोई लेके चलना और जिस आइडियोलॉजी पे मुसलमान ने अपनी कौम को बांटा था, उस आइडियोलॉजी को अगर लाना है तो एक नई पार्टी क्रिएट करनी पड़ेगी, या जिसकी मैंने सबसे ज्यादा मुखालफत की है वो इंदिरा गांधी को इंदिरा गांधी पैदा करनी पड़ेगी। प्रियंका गांधी वो हो सकती हैं क्या? प्रियंका गांधी वो हो सकती हैं? सुनता हूँ, मैंने मिला नहीं हूँ उनसे, और मिलूंगा तो बज़ाहिर लगता है कि उनमें कुछ दमखम है, लेकिन तो क्या प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी जी के सामने देखते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ किसी को भी अगर इन्होंने एक प्रोजेक्ट कर दिया तो ये सुसाइडल होगा। और सुसाइडल मतलब स्टेट में तो आप लड़ सकते हैं योगी से, ये तो इनको तो आप हरा सकते हैं किसी को खड़ा करके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर एक ऐसा मीडिया उनके पास है, इलेक्शन कमीशन उनके पास है, सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं। अब जो लोगों ने मुखालफत करी है या किया है, अब सीबीआई का काम कुछ और नहीं रह गया है, उनके खिलाफ काम, वो बस सिर्फ यही काम करो, रेट पे रेट करो, ईडी करो, ये करो, वो करो। चलिए, काफी लंबी चर्चा हो गई, मैं एक आखिरी मौका आपको 2 मिनट का दे रहा हूँ कि आप ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने कांग्रेस को मैंने कांग्रेस से संदेश मैंने कांग्रेस को पार्टी के अध्यक्ष को खत में लिख के दिया है, भेजा है, और ये कहा है कि आप हमारी होप है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, जहां तकरीबन 200 सीटों पर आपका बीजेपी का डायरेक्ट मुकाबला है, तो आपके बगैर कोई ग्रुप बन नहीं सकता है। इसलिए जहां आप स्टेट को सपोर्ट कर सकती हैं, यूपी के मिसाल में, आप वहां थोड़ी सीटें लड़िए, वहां का जो बड़ा लीडर है उसको चीफ मिनिस्टर बनाइए। अटल बिहारी वाजपेयी 24 पार्टियों की मदद से दिल्ली में एक कील गाड़ी थी जो आज एफएल टावर बन चुका है। ये है सियासत, ये अपनी पार्टी को आप समझाइए, मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बेबाकी से बात रखी, कुछ सवाल इधर उधर आपने घुमाने की कोशिश की। नहीं, मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दूं कि मैं बड़ा दुखी आदमी हूँ। नहीं, मैं समझ सकता मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस को, लेकिन आपने कांग्रेस, भाजपा और सभी दलों के बारे में जो इस आइडियोलॉजी को मना करेगा, खिलाफ जाएगा, मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। इसीलिए मेरी पार्टियों में जाती दोस्ती है, लेकिन मुझसे घबराते ये है कि ये पुरस्कार नहीं है, ये तो पुरानी आवाज़ उठाता है, मैं तो वो आवाज़ उठाता हूँ जिसको सोच के मैं बड़ा हुआ था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथियों, चर्चा कैसी लगी आपको, इस पर ज़रूर अपनी राय रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर से बात करना चाहें तो सर का नंबर भी आपको मिल जाएगा, और रेगुलर अलग अलग सेक्शन से इसी तरह बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।